वादा किया था आपको ऑप्शन चेन के कॉन्सेप्ट को तोड़ तोड़ के समझाऊंगा और ट्रेडिंग के दौरान होने वाली साइकोलॉजिकल मिस्टेक्स को भी कवर करता हुआ चलूंगा। ये लोग अधीरता के घोड़े पे सवार होकर कैंडल्स का पीछा करते हैं। पहली बार जब मैं कॉन्सेप्ट समझाऊंगा तो साथ ही साथ एक कॉन्सेप्ट शीट भी मेंटेन करता हुआ चलूंगा। वो शेयर मार्केट में पाई जाने वाली एक रेयरेस्ट स्पीसीज जिसका नाम है द कैंडल चेजर्स। तो दोस्तों आइए चलते हैं इस ऑप्शन चेन को गहराई से समझने की तरफ। तो दोस्तों मेरा नाम है अंकित, तो मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं द लूसीफर कैंडल में, जहां मैंने आपसे वादा किया था आपको ऑप्शन चेन के कॉन्सेप्ट को तोड़ तोड़ के समझाऊंगा और ट्रेडिंग के दौरान होने वाली साइकोलॉजिकल मिस्टेक्स को भी कवर करता हुआ चलूंगा। तो बढ़ते हैं दोस्तों अपने एजुकेशन सेगमेंट की तरफ। दोस्तों आपको ऑप्शन चेन के कॉन्सेप्ट समझाने से पहले मैं आपको दो बातें बता देना चाहता हूं। पहली बात, जब मैं कॉन्सेप्ट समझाऊंगा तो साथ ही साथ एक कॉन्सेप्ट शीट भी मेंटेन करता हुआ चलूंगा, ताकि जब हमारा ये बेसिक खत्म हो जाए और जब हम स्ट्रेटजी बिल्डिंग वाले पार्ट पे आ जाए तो हम उस कॉन्सेप्ट शीट का यूज कर सके, हम ये समझ सके कि इस स्ट्रेटजी में कौन सा कॉन्सेप्ट लगने वाला है और क्यों लगने वाला है। दूसरी बात दोस्तों, मैं आपकी एक क्वेश्चन शीट भी मेंटेन करता हुआ चलूंगा। उसमें मैं इस तरह के क्वेश्चन की लिस्ट बनाऊंगा कि ऐसे सवाल जिनका जवाब देना आपको सेम डे पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो जवाब आप जब समझोगे तो वो समझने के लिए आपको ऑप्शन चेन की क्लैरिटी और चाहिए होगी। जब तक आप पूरी तरह से ऑप्शन चेन समझ नहीं पाते तब तक उन क्वेश्चंस के आंसर्स आपको उस तरह से समझ नहीं आएंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस जिनका निवारण सेम डे नहीं किया जा सकता है, ऐसे क्वेश्चंस को मैं एक क्वेश्चन शीट पे मेंटेन करता हुआ चलूंगा और जब सही समय आएगा उस क्वेश्चन के जवाब देने का, तब मैं आपको उस क्वेश्चन का आंसर भी बताऊंगा। तो दोस्तों मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं द लूसीफर कैंडल में, जहां पे हम समझने वाले हैं 3 कॉन्सेप्ट। तो पहला कॉन्सेप्ट दोस्तों सबसे बेसिक होने वाला है, जहां पे हम समझेंगे बाइंग और सेलिंग क्या होती है और बायर और सेलर कौन होते हैं। दोस्तों बहुत सिंपल है, आपको पता ही होगा, जो बायर वो होता है जिसको बाजार का भाव बढ़ने में मुनाफा होता है और सेलर वो होता है जिसका बाजार का भाव गिरने में मुनाफा होता है। तो ये चीजें इस तरह से भी आप समझ सकते हैं। एक बायर को अगर लगता है कि भाई बाजार का भाव ऊपर जाएगा तो वो एक पर्टिकुलर प्राइस पे एंट्री करता है और वेट करता है कि बाजार का भाव उस पर्टिकुलर प्राइस से ऊपर चला जाए ताकि वो मुनाफा कमा सके। इसके ही उलट जो सेलर होता है उसको भाव को गिराने में मजा आता है, जब बाजार का भाव गिरता है तो उसको मुनाफा होता है। तो वो भी एक पर्टिकुलर प्राइस पे खरीदारी करता है, बिकवाली करता है और साथ ही साथ वो ये सोचता है कि भाई जिस प्राइस पे उसने सौदा लिया है अगर भाव वहां से नीचे आएगा तो उसे मुनाफा होगा। तो दोस्तों अगर आप ये समझ ही गए होंगे कि बाइंग और सेलिंग क्या होती है और बाजार में बायर और सेलर्स कौन होते हैं। तो बढ़ते हैं दोस्तों दूसरे कॉन्सेप्ट की तरफ, जो कि मैंने आपको ये बताया था कि अगर स्पॉट के प्राइस में मूवमेंट आती है तो उसके कॉल साइड के प्रीमियम्स और पुट साइड के प्रीमियम्स किस तरह से बिहेव करेंगे। ये समझने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि स्पॉट प्राइस क्या होता है। सो दोस्तों स्पॉट प्राइस इज नथिंग बट द करंट प्राइस ऑफ एन एसेट। इस चीज को इस तरह से समझ लेते हैं दोस्तों कि रिलायंस का जो भाव आज चल रहा होगा, जो भी चल रहा होगा दोस्तों 1300 समथिंग, तो वो उसका स्पॉट प्राइस है। अगर निफ्टी का भाव चल रहा है 25,200 समथिंग, तो ये 25,200 स्पॉट प्राइस है। और दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ज्यादातर स्टॉक्स फ्यूचर एंड ऑप्शंस में भी रजिस्टर्ड होते हैं, तो आप उनके ऑप्शंस और फ्यूचर्स में भी काम कर सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं आपको ऑप्शंस की बात करूं तो ऑप्शन में क्या होता है दोस्तों, एक ऑप्शन चेन होती है जो 2 भागों में बटी होती है और उस ऑप्शन चेन को 2 भागों में कौन बांटता है, उस ऑप्शन चेन को 2 भागों में बांटती है स्ट्राइक प्राइस। और 2 भाग वो कौन कौन से होते हैं, एक कॉल साइड होता है, एक पुट साइड होता है। तो कॉल साइड में अपने प्रीमियम्स होते हैं और पुट साइड के अपने प्रीमियम्स होते हैं। आज दोस्तों हम ये समझेंगे जब स्पॉट के प्राइस में मूवमेंट आती है तो ये कॉल साइड के प्रीमियम्स और पुट साइड के प्रीमियम्स कैसे बिहेव करते हैं। दोस्तों जब स्पॉट प्राइस बढ़ता है तो कॉल साइड की एलटीपीज बढ़ने लगती हैं, जब स्पॉट प्राइस गिरता है तो पुट साइड की एलटीपीज बढ़ने लगती हैं। इसको हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि अगर कोई ट्रेडर ऑप्शन में खरीदारी दैट मींस बाइंग करना चाहता है तो वो इस तरह से सोच सकता है कि अगर इसको लगे कि स्पॉट का प्राइस ऊपर जाने वाला है तो वो क्या
क्या कर सकता है, वो कॉल ऑप्शन में खरीदारी कर सकता है। अगर उसको लगे कि स्पॉट का प्राइस नीचे आने वाला है तो वो उसके पुट ऑप्शन में खरीदारी कर सकता है। दोस्तों इसको हम अभी हमने ये बाइंग की नजरिए से समझा और सेम चीज को हम सेलिंग की नजरिए से भी समझ के देखते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया था दोस्तों, सेलर कौन होता है? सेलर वो होता है जिसको भाव गिरने पे मजा आता है। तो इस चीज को, ये बात ध्यान रखते हुए समझते हैं दोस्तों। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, जब स्पॉट का प्राइस ऊपर जाता है तो पुट साइड के प्रीमियम्स गिरने लगते हैं, और जब स्पॉट का प्राइस नीचे आता है तो कॉल साइड के प्रीमियम्स गिरने लगते हैं। तो दोस्तों ये बात आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको ये थोड़ा सा भी कंफ्यूजिंग लग रहा है तो आप इस वीडियो को 2-3 बार चला के देख लीजिएगा, अपने नोट्स बना लीजिएगा। बढ़ते हैं तीसरे कॉन्सेप्ट की तरफ। तो दोस्तों हम तीसरी बात भी कर लेते हैं और हम ये समझ लेते हैं कि ऑप्शंस को इंट्रोड्यूस ही क्यों किया गया। दोस्तों इसको इस तरह समझते हैं, जैसे कि मैंने आपको जो दूसरा कॉन्सेप्ट समझाया था तो उसमें एक उदाहरण ले लेते हैं। फर्ज कीजिए दोस्तों, अगर आपको लगता है कि रिलायंस बुलिश है और ये उड़ने वाला है, और आप अपने सेटअप की दम पर रिलायंस में एक बुलिश एंट्री भी बना लेते हो, और आपको सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम के बाद लगता है कि कोई एक ऐसा सर्टेन इवेंट आने वाला है जिससे रिलायंस का भाव गिर भी सकता है, तो उस केस में आपके पास दो विकल्प होते हैं। पहला विकल्प, आप स्टॉप लॉस लगा लो। फर्ज कीजिए कि अगर आप स्टॉप लॉस लगाते हैं और बाजार आपका वो स्टॉप लॉस हिट करता है तो आपको 100 रुपए का नुकसान हो सकता है। ये तो पहला विकल्प हो गया, स्टॉप लॉस लगा के आप बाजार में बने रहें। दूसरा विकल्प क्या हो सकता है? दूसरा विकल्प समझने के लिए थोड़े हम एक कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझेंगे जो हमने दूसरा कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था अभी। तो जैसे कि मैंने बताया था कि अगर रिलायंस के स्पॉट का प्राइस ऊपर जाएगा तो कॉल साइड के प्रीमियम बढ़ने लगेंगे, और रिलायंस के स्पॉट का प्राइस नीचे आएगा तो पुट साइड के प्रीमियम्स बढ़ने लगेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों आप ऐसा भी कर सकते हो कि अगर आप रिलायंस में एक बुलिश पोजीशन बना के बैठे हो और आपको लगता है कि बाजार गिर सकता है, तो आप रिलायंस का पुट ऑप्शन खरीद सकते हो। तो बाजार में जो आप गिरावट चाह रहे थे, अगर वो गिरावट आएगी तो ये हो सकता है कि जो आपने रिलायंस की स्पॉट में खरीदारी की हो वहां पे आपका लॉस 100 रुपए चल रहा हो और उसी का पुट ऑप्शन आपको 50 रुपए बना के भी दे रहा हो। तो यहाँ पे आपका ऑल ओवर लॉस हो जाता है 50 रुपए, जो स्टॉप लॉस के केस में था 100 रुपए, और यहाँ आप बाजार में बने भी रह सकते हैं। तो दोस्तों इसीलिए ऑप्शंस को इंट्रोड्यूस किया गया था ताकि इन्वेस्टर लोग प्रोटेक्टेड महसूस कर सके, इंश्योर्ड फील कर सके और अपनी पोजीशन को हेज्ड कर सके। दोस्तों जरूरी ही नहीं है इन कॉल पुट का यूज करके आप मतलब स्टॉक्स में ही आप अपने आप को हेज कर सको, आप फ्यूचर्स में भी ये काम कर सकते हो। अगर आप फ्यूचर में बुलिश हो तो एज ए इंश्योरेंस के तौर पे आप उसका पुट ऑप्शन ले सकते हो, एंड वाइस वर्सा इसका उलट भी कर सकते हो आप। मैं आशा करता हूं जो मैंने आज ये 3 कॉन्सेप्ट समझाए आपको समझ में आए होंगे। बढ़ते हैं अपने दूसरे सेगमेंट की तरफ। तो दोस्तों ट्रेडिंग के दौरान होने वाली साइकोलॉजिकल मिस्टेक्स को कवर करने से पहले हम दोहरा देते हैं कि हमने एजुकेशन सेगमेंट में आज कौन कौन से कॉन्सेप्ट सीखे। पहला कॉन्सेप्ट हमने बाइंग और सेलिंग कॉन्सेप्ट सीखा। तो हमने जहां समझा एक बायर को कम मुनाफा हो सकता है और एक सेलर को कम मुनाफा हो सकता है। दूसरे कॉन्सेप्ट में हमने ये सीखा कि जब स्पॉट के प्राइस में मूवमेंट आती है तो उसके कॉल साइड के प्रीमियम्स और पुट साइड के प्रीमियम्स किस तरह से बिहेव करते हैं। और तीसरी हमने ये बात समझी कि ये ऑप्शंस को आखिरकार इंट्रोड्यूस क्यों ही किया गया था। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था मैं आपके लिए कॉन्सेप्ट शीट मेंटेन करता हुआ चलूंगा। तो जो हमने कॉन्सेप्ट आज सीखे हैं ये रही आपकी वो कॉन्सेप्ट शीट और ये रही वो आपकी क्वेश्चन शीट। तो दोस्तों अब तक आपको एक कॉन्सेप्ट शीट और एक क्वेश्चन शीट तो मिल ही चुकी होगी। आइए इन क्वेश्चन शीट और कॉन्सेप्ट शीट पर थोड़ा और गौर फरमाते हुए चलते हैं। तो दोस्तों जहां तक मैं अगर कॉन्सेप्ट शीट की बात करूं तो आइए दोस्तों इन कॉन्सेप्ट को एक बार गहराई से समझ लेते हैं और ये भी जान लेते हैं इस कॉन्सेप्ट के थ्रू हम इंटरलिंकिंग कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों बाइंग और सेलिंग का कॉन्सेप्ट आपको पता है जो कॉन्सेप्ट शीट पे भी मेंशन है।
और दूसरे कॉन्सेप्ट की बात करें तो उसमें इस तरह से मैंने बातें कही हैं जैसे कि अगर स्पॉट का प्राइस ऊपर जाता है तो कॉल साइड के एलटीपीज बढ़ने लगते हैं और पुट साइड के एलटीपीज गिरने लगते हैं। अगर स्पॉट का प्राइस नीचे आता है तो पुट साइड के एलटीपीज बढ़ने लगते हैं और कॉल साइड के एलटीपीज गिरने लगते हैं। ये तो दोस्तों कॉन्सेप्ट हो गया। अब इससे क्या हम कुछ कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं, इस चीज से हम क्या कोई स्ट्रेटजी बना सकते हैं? तो जैसे कि मैंने पहले बताया था उसी को मैं दोहराता हुआ चलता हूं। यहां से हमें एक चीज पता लगी कि अगर हम स्पॉट में अगर हम बुलिश पोजीशन बना रहे हैं और हमको एक वक्त पे लगता है कि हमारी वो बुलिश पोजीशन खतरे में आ सकती है, तो हम दूसरे कॉन्सेप्ट का यूज करके पुट की खरीदारी करके चल सकते हैं, ताकि अगर स्पॉट में हमें नुकसान हो तो उसकी भरपाई हमारा पुट ऑप्शन कर दे। तो दोस्तों ये तो था दूसरा कॉन्सेप्ट, उसकी इंटरलिंकिंग इस तरह से हुई और जब इंटरलिंकिंग करके हम यहां तक पहुंचे हैं तो तब हमको ये पता लगा कि भाई सेकंड कॉन्सेप्ट का यूज करके इंटरलिंकिंग करके हम अपनी पोजीशन को हेज्ड कर सकते हैं और हम हेज्ड पोजीशन करके खुद को प्रोटेक्टेड महसूस कर सकते हैं, इंश्योर्ड महसूस कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हम थोड़ा गौर फरमा लेते हैं क्वेश्चन शीट पर। तो क्वेश्चन शीट पर किस प्रकार के क्वेश्चन मैंने आपके लिए गढ़े हुए हैं। तो दोस्तों जैसे कि अपना पहला कॉन्सेप्ट बाइंग और सेलिंग कॉन्सेप्ट, जब बाजार बढ़ता है तो बायर को मुनाफा होता है, जब बाजार नीचे जाता है तो सेलर को मुनाफा होता है। तो दोस्तों ये हमें कब पता लगेगा कि बाजार कब ऊपर जाने वाला है और कब नीचे आने वाला है और कब कंसोलिडेटेड रहने वाला है। और दोस्तों मैंने आपसे बताया था कि जब स्पॉट के प्राइस में मूवमेंट आता है तो कॉल साइड के प्रीमियम और पुट साइड के प्रीमियम किस तरीके से बिहेव करते हैं। तो दोस्तों हमारा ये जानना भी जरूरी है कि जैसे कि अगर स्पॉट का प्राइस बढ़ रहा है और उसके साथ साथ कॉल ऑप्शन भी बढ़ता चल रहा है, तो कॉल ऑप्शन स्पॉट प्राइस के मुकाबले किस हद तक बढ़ेगा। अगर स्पॉट का प्राइस गिर रहा है तो पुट ऑप्शन बढ़ रहा है, तो पुट ऑप्शन किस हद तक बढ़ सकता है ये जानना भी जरूरी है। और ये भी हम आगे चल के समझेंगे ये कैसे पता लगेगा, ये कैसे डिफाइन होगा कि ये पुट साइड के प्रीमियम और कॉल साइड के प्रीमियम की बढ़ने की वेलोसिटी क्या हो सकती है। तो बने रहिए मेरे साथ, धीरे धीरे इन आंसर्स को जानते हुए चलेंगे पेशेंस के साथ। दोस्तों पिछले एपिसोड में मैंने आपको मिलवाया था रूमर हंटर से। जैसा कि आपको पता है कि जो मेरे वीडियो का आखिरी सेगमेंट होता है वहां पर मैं ट्रेडर्स के द्वारा की जाने वाली साइकोलॉजिकल मिस्टेक्स को कवर करता हुआ चलता हूं। अगर आपने एपिसोड 1 नहीं देखा है, अगर आप रूमर हंटर से मिले नहीं है, तो जाइए तुरंत और एपिसोड 1 देख के आइए। और चलते हैं अब ट्रेडिंग के दौरान होने वाली साइकोलॉजिकल मिस्टेक्स को कवर करने के लिए, और मिलते हैं हम कैंडल चेजर से। धन्यवाद दोस्तों। मूव करते हैं अपने ट्रेडिंग में होने वाली साइकोलॉजिकल मिस्टेक्स के सेक्शन की तरफ। दोस्तों मैं आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं द लूसीफर कैंडल में, जहां पर मैंने आपसे वादा किया था मैं हर एपिसोड में रोज आपको ऑप्शन चेन का एक कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा और साथ ही साथ ट्रेडिंग में होने वाली साइकोलॉजिकल मिस्टेक्स को भी कवर करता हुआ चलूंगा। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ शेयर मार्केट में पाई जाने वाली एक रेयरेस्ट स्पीसीज जिसका नाम है द कैंडल चेजर्स। दोस्तों ये वो लोग होते हैं जो चार्ट खोलते हैं और एक ग्रीन कैंडल को बनता देखते हैं और ये समझते हैं कि यही मौका है खरीदने का, और वो खरीदारी कर डालते हैं और वो ग्रीन कैंडल थोड़ी और ऊपर जाती है और बाद में धड़ाम मार्केट नीचे, ट्रेडर शॉप में, और बाद में वही घिसे पिटे पुराने डायलॉग, बाजार तो मैनिपुलेटेड है, शेयर मार्केट तो एक जुआ है। दोस्तों ये वो लोग होते हैं जो ये समझते हैं ग्रीन कैंडल इज इक्वल टू ब्रेकआउट एंड रेड कैंडल इज इक्वल टू क्रैश, और बाद में फिर पछताते हैं, बोलते हैं कि बाजार में पैसा चला जाता है। तो दोस्तों ऐसे लोगों का मैं आपको एक चीज और बताता हूं। इन लोगों का एक फेवरेट सेटअप होता है और उनके सेटअप में कुछ एलिमेंट्स होते हैं। एलिमेंट नंबर 1 जीरो लॉजिक, एलिमेंट नंबर 2 100% इमोशंस, और इस स्ट्रेटजी को मैंने एक नाम दिया है, वो नाम है FOMO 2.0। अगर आप FOMO 2.0 अप्लाई करते हैं तो आपके अंदर 100% इमोशंस और जीरो लॉजिक होना चाहिए, जैसे कि कैंडल चेजर्स में होता है। तो दोस्तों मैं बार बार कहता हूं कि
कैंडल के दम पे ट्रेडिंग नहीं होती है और ना कैंडल बाजार की दशा और दिशा निर्धारित करती है। अगर कैंडल बाजार की दशा और दिशा निर्धारित करती होती तो फिर ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम का बाजार में क्या काम होता। तो दोस्तों, इन कैंडल चेजर्स की कहानी बहुत ही अजीब है। ये लोग अधीरता के घोड़े पे सवार होकर कैंडल्स का पीछा करते हैं। बाजार ऊपर जाता है तो एंट्री लेते हैं, बाजार नीचे आता है तो पैनिक में बेच देते हैं। इस प्रक्रिया को बार बार दोहराते हैं जब तक कि वो अच्छा खासा लॉस इकट्ठा नहीं कर लेते हैं। जब लॉस इकट्ठा हो जाता है फिर YouTube पे जाके किसी मोटिवेशनल स्पीकर को ढूंढते हैं और उसको सुनते हैं। तो दोस्तों, कैंडल चेजर्स के लिए ट्रेडिंग एक रोलर कोस्टर की राइड जैसी है, जिसमें ना तो सीट बेल्ट होती है ना तो कोई ब्रेक होते हैं। बस अंधभक्तों की तरह कैंडल्स की कलर ट्रेडिंग होती है। सच्चाई तो ये है दोस्तों, हर कैंडल की एक अलग कहानी होती है। हर मूव के पीछे एक डेटा होता है, इंटेंशंस होती हैं, रीजनिंग होती हैं और लॉजिक्स होते हैं। जो लोग सिर्फ अंधों की तरह कैंडल को चेज करते हैं, वो लोग फ्लेम की ब्यूटी को देखते हैं बट उसकी हीट को नहीं समझते हैं। और ये हीट हमेशा उन लोगों को जलाती है जो ये समझते हैं हरा मतलब खरीदो, लाल मतलब बेचो। तो दोस्तों, ट्रेडिंग में जीतने वाले लोग कैंडल का पीछा नहीं किया करते, वो सिर्फ रीजनिंग को चेज करते हैं। जो कैंडल का पीछा करता है वो जलता है और जो डेटा पे गौर करता है वो शेयर बाजार में चलता है। इसी के साथ दोस्तों, मैं इजाजत चाहूंगा आपसे और अगले एपिसोड में फिर मिलूंगा और समझाऊंगा आपको एक ऑप्शन चेन का न्यू कॉन्सेप्ट और साथ ही साथ हम बात करेंगे ट्रेडिंग में होने वाली साइकोलॉजिकल मिस्टेक्स पे। तो बने रहिए मेरे साथ में। दिस इज अंकित द्विवेदी साइनिंग ऑफ फ्रॉम द लूसीफर कैंडल एंड लेट्स द लाइट बर्निंग।